हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल Comparative Public Law Unit 10 of our UGC NET syllabus. It is one of the major unit of our syllabus. UGC NET के एग्जाम में अभी के अगर हम recent trend को एनालाइज करें तो comparative public law पूरे क्वेश्चन पेपर में एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है. So our today's topic is the comparative study of the fundamental rights. आज के वीडियो में we will do a comparative study of the fundamental rights in India and USA. So let's start. The very first concept of the fundamental rights का जो है वो it arise in England. सबसे पहला concept fundamental rights का कौन से कंट्री में आया? It came from England. इंग्लैंड में इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं. Magna Carta, it is the first written document relating to the fundamental rights of citizens. जैसे कि आपको पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसे मैग्ना कार्टा ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा को ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इन इंग्लैंड. तो इंग्लैंड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल राइट्स है उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है. तो अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें तो यहाँ से आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है दैट जो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स का या फिर जो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट वो कौन से कंट्री से है या फिर उसका नाम क्या है. तो ये इंग्लैंड से आता है ये कॉन्सेप्ट और इसका नाम है मैग्ना कार्टा. चीजें सेम है, बस अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम दे दिया गया. यूएसए में जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है. यूएसए में के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बिल ऑफ राइट्स है वो 10th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था. फ्रेंच में रिवॉल्यूशन के बाद ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया. द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, ये 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. तो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का क्या नाम है? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन. ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में नाम अलग अलग है. इंग्लैंड में इसका नाम मैग्ना कार्टा है, यूएसए में इसका नाम बिल ऑफ राइट्स है और फ्रांस में इसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स. यूएस में ये जो बिल ऑफ राइट्स है इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स और इंडिया में इसको क्लियरली फंडामेंटल राइट्स के नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है. However, the American Constitution has provided additional human rights which are not to be explicitly found in the Indian Constitution. अब हम आते हैं मेजर डिफरेंस पर. यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. ह्यूमन राइट्स, ये जो ह्यूमन राइट वाला कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ही कंटेन करता है. हमारे यहाँ भी ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो एक्ट या फिर लेजिस्लेशन बने हैं लेकिन वो सेपरेट लेजिस्लेशन है. ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लाइड एक्सप्लिसिटली रिटन अलग से रिटन नहीं है, बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही एडेड एक एडिशनल कॉन्सेप्ट बताया गया है. ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंट्रीज है जहां पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिवेल करता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट प्रिवेलिंग है एज पर यूएसए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. जैसे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स है तो क्या इंडिया में भी सेम प्रोविजन है? तो योर आंसर विल बी नो. नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस ये एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया गया है वो भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इन द फर्स्ट अमेंडमेंट. यूएस जो दूसरे कंट्रीज है स्पेशली यूएस का उसका अमेंडमेंट भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन जो है कॉम्पैरेटिव पब्लिक लॉ के पोर्शन से पूछे जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया था. तो अपार्ट फ्रॉम द अमेंडमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल हैव टू रिमेंबर द मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है अंडर एज पर द फर्स्ट अमेंडमेंट. बट इंडिया में भी फ्रीडम ऑफ प्रेस है और ये फंडामेंटल राइट्स भी है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं किया गया, इम्प्लिसिट इम्प्लाइड राइट दिया गया है एज पर आर्टिकल 19(1)(a) जो हमारी बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की. दोनों में डिफरेंस समझिएगा, बस एक वर्ड का डिफरेंस है.
एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अदरवाइज फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे यहाँ भी फंडामेंटल राइट ही है, बट अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की इसमें से बात करें तो अब इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये एक्सप्लिसिटली कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है। तो ये एक्सप्लिसिटली यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड नहीं है, ये इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट है अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट, the Americans have a right to keep arms and guns for the protection of their life and liberty। इसमें से क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। ओके, ये जो आर्म्स एंड गन्स जो है पीपल अपने पास रख सकते हैं, दे हैव अ राइट टू कीप गन्स एंड आर्म्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने लाइफ और प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका में लोगों के पास ये फंडामेंटल राइट्स है कि वो आर्म्स और गन्स अपने पास रखे। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। इसलिए यूएस में गन्स और आर्म्स जो है वो विदाउट लीगल हैसल, बिना किसी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी के यूएस में फ्रीली एज अ नॉर्मल कमोडिटी जो है वो परचेस एंड सेल किया जाता है गन्स एंड आर्म्स का, क्योंकि ये वहां के सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है टू कैरी द आर्म्स एंड गन्स एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, टोटल कंट्रास्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ सिर्फ ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है, बल्कि ये हाईली रेगुलेटेड लीगल राइट है, यानी कि अगर किसी को आर्म्स और गन्स चाहिए तो वो इजीली इस तरह से मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही लिमिटेड लीगल राइट की तरह बहुत सी लिमिटेड लोगों को मिला हुआ है। So this is the difference regarding the arms and guns provision of US Constitution and Indian Constitution। ये important concept है, इसको याद रखेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये हमारे इंडिया में है नहीं, ये फंडामेंटल राइट में है ही नहीं राइट टू कीप आर्म्स एंड गन्स, उल्टा यहाँ हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको एक क्राइम माना गया है। सेकंड, आपको अमेंडमेंट याद रखना है कि यूएस में ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो सेकंड अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट, फिफ्थ अमेंडमेंट, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ अमेंडमेंट जो गारंटी करता है दैट द अक्यूज्ड विल बी ट्राइड फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस विद सिस्टम ऑफ ग्रैंड ज्यूरी। अब ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये या फिर ये ग्रैंड ज्यूरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है उसके लिए क्या होते हैं, नॉर्मल पब्लिक में से बहुत ही सिलेक्टिव 5-6 लोगों को जो चूज किया जाता है रैंडमली, फिर उनको एज अ ग्रैंड ज्यूरी बिठाया जाता है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि उस क्रिमिनल ऑफेंस के जो भी चार्जेस और एक्यूजेशन है उनको। फर्दर फिफ्थ अमेंडमेंट में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया था। डबल जियोपार्डी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेल करता है कि एक पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा बार, 2 बार यानी मोर देन वंस एक ही ऑफेंस के लिए उनको ट्रायल नहीं किया जा सकता। तो ये राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया इन द फिफ्थ अमेंडमेंट। इंडियन क्रिमिनल ट्रायल्स में जो एडजुडिकेशन है वो क्लियरली जजेस के थ्रू होता है, यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक ग्रैंड ज्यूरी का कोई रोल नहीं होता है। The right to property is a fundamental right in US but not in India। Again one of the major point, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अभी राइट टू प्रॉपर्टी is only a legal right. Further, in the US, no person's life and liberty shall be deprived without due process of law। This is also one of the major point, और इससे भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इससे तो वैसे भी सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया में जो आर्टिकल 21 है, जो लाइफ एंड लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, वो कौन से प्रोसीजर के थ्रू फॉलो किया जाता है उसके लिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या फिर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो द आंसर इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। फर्दर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लाइफ एंड लिबर्टी को का प्रोविजन जो है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। तो ये मिलता है हमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। Now, according to the 9th Amendment in the US Constitution,
A right cannot be denied just because it is absent from the constitutional statute. One of the major difference of the US Constitution and the Indian Constitution is this Ninth Amendment. नाइन्थ अमेंडमेंट में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि कोई भी राइट अगर वो हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी स्टैट्यूट में नहीं है, लेकिन वो लॉक्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग वो राइट प्रिवेल करता है, तो उस राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नाइन्थ अमेंडमेंट में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन ऐड किया गया कि हम किसी भी राइट को मेयरली इस ग्राउंड पर डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी के यूएस के किसी भी स्टैट्यूट में ये राइट प्रिवेल नहीं करता है। बट इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में हम उन्हीं राइट्स को रिकॉग्नाइज या फिर एनफोर्स करते हैं जो कि कोडिफाइड है किसी स्टैट्यूट में, किसी बुक में। जो भी थ्योरीज ऑस्टिन और बेंथम ने दी है उनके अकॉर्डिंग ही, उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही जो स्टैट्यूट है, जो लेजिस्लेशन है वो बने हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो भी दूसरे स्टैट्यूट लेजिस्लेशन बने हैं वो उन्हीं थ्योरीज के बेसिस पर बने हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उन्हीं राइट्स को एनफोर्समेंट मिलती है जो स्टैट्यूट में कोडिफाइड है। सिर्फ उनकी थ्योरी की बेसिस पर अगर कोई न्यू राइट सामने आता है तो उन राइट्स को कंप्लीटली डिनाई किया जाएगा और उनके प्रोटेक्शन का कोई भी प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। So this was the basic difference of the fundamental rights of US Constitution and our Indian Constitution. इनमें से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो के थ्रू आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। For more informative and useful videos, please subscribe the channel, hit the like button and share the video. Thank you.